को जीतना। बंगाल को जीतना इसलिए चैलेंज था कि बंगाल का एक समय एक्चुअली बंगाल में बख्तियार खिलजी की परंपरा पहले चली आ रही थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी के समय एक सेनापति था जो बंगाल को जीता था, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, याद होगा कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी को जला दिया था और इंडिया से बुद्धिज्म को समाप्त करने का भी, क्योंकि जब वो गया बिहार और बंगाल में तो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज थे, वो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को ध्वस्त कर दिए थे। तो ये भी एक तरीके से रही। तो इस रूप में आप देखते हो तो बख्तियार खिलजी के बाद वहां पर बंगाल में फिर धीरे धीरे वहां पर दिल्ली में स्थापित सुल्तान ने बंगाल पर कब्जा किया। तो बंगाल में एक अली मर्दान खां था, बंगाल का मुक्ति, उसने विद्रोह कर दिया और अली मर्दान खान का उत्तराधिकारी इवाज हुआ, जो गयासुद्दीन के नाम से वो स्थापित हो गया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया इल्तुतमिश के समानांतर। और इतना ही नहीं, उसने खलीफा से सनद भी प्राप्त कर ली, मान्यता भी प्राप्त कर ली। लेकिन चलो, इल्तुतमिश तो उसके विरुद्ध अपने पुत्र मोहम्मद को भेजा और लगभग 1225-26 तक इल्तुतमिश ने बंगाल को जीत लिया। वो समस्या हल हुई। दूसरी समस्या उसके साथ ही, जिसमें वो सुल्तान बना, तो आपको याद होगा याल्दो जो है, जो गजनी में बैठा हुआ है, तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पर दावा किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक कर दिया था, और तो उसका सहकर्मी भी था, और ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दास रहा था। तो याल्दो ने सीधा उसको प्रस्ताव भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करो। अब इल्तुतमिश ने शुरू में यह देखा कि अभी इससे पंगा करना ठीक नहीं, चूंकि बहुत सारी समस्या है, तो फॉर टाइम बिंग इल्तुतमिश ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। लेकिन इल्तुतमिश इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि कब हमें ऐसा अवसर मिलेगा और हम उसको रास्ते से हटा सकेंगे। इल्तुतमिश के लाइफ में वो अवसर तब मिला कि संजोग ऐसा हुआ कि गजनी का क्षेत्र है, तुम देख ही रहे हो मध्य एशिया में, जो ये जो गजनी का क्षेत्र तुम देख रहे हो, ये ऑलरेडी ये गजनी का क्षेत्र है। और इसके उत्तर में मैंने आपको बताया था कि ये जो जगह है, वहां पर ख्वारिज्म का साम्राज्य था, वहीं पर आप देख रहे हो कि समरकंद वगैरह का रीजन है। तो ये जो ख्वारिज्म का साम्राज्य, इसको उत्तर जैसे ऐसे है। तो ख्वारिज्म का शासक जो था, उसने अटैक कर दिया गजनी पर और याल्दोज के भूभाग को जीत लिया। याल्दोज पराजित हो गया ख्वारिज्म के शाह के हाथों, और याल्दोज जान बचाकर हिंदुस्तान की तरफ भागा और उसने कहा कि हिंदुस्तान की भूमि हमारी है, क्योंकि हिंदुस्तान गजनी का क्षेत्र गजनी के अधीन रहा है, और हम सुल्तान मोहम्मद गोरी के हम उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने हमें पुत्र की तरह माना है, इसलिए हिंदुस्तान के क्षेत्र पर हमारा कब्जा है। इल्तुतमिश ने जवाब दिया कि देखिए, अल्लाह उसे भूभाग देते हैं जिसके पास क्षमता होती है, और हमारे पास क्षमता है, इसलिए हम हिंदुस्तान पर शासन कर रहे हैं। और उसने तुरंत इधर से ये भी आगे बढ़ा इल्तुतमिश, और जाकर उसको कहते हैं तराइन का तीसरा युद्ध, 1217 में तराइन के तीसरे युद्ध में पराजित करके उसने याल्दोज को मार डाला। तो याल्दोज का काम तमाम हो गया। समस्या एक यह था कि आपको याद होगा, कुवाचा एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड लॉर्ड था, क्योंकि इधर गजनी पर याल्दोज का कब्जा हो गया था, हिंदुस्तान पर कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुवाचा ने पंजाब का कुछ भूभाग जीतकर वहां पर शासन कर रहा था। तो एक बार इल्तुतमिश ने तो 1217 में भी अभियान किया था, तो उसने कुवाचा से लाहौर का भूभाग तो जीत लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुवाचा ने उस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए था। इन द मीन टाइम 1221 में एक घटना हो गई कि उधर ख्वारिज्म के शाह ने जो गजनी को जीता, तो चंगेज खान जो बैठा देख रहा था, तो उसको लगा कि भाई इसने तो उसके परंपरागत अधिकारों की अवहेलना की, क्योंकि गजनी और गोरी तो बहुत समय से अपना गजनी पर शासन कर रहे थे, और ख्वारिज्म का शाह ने जाकर गजनी पर कब्जा कर लिया, तो इसने परंपरा को तोड़ा है। तो क्रुद्ध होकर चंगेज खान ने 1221 में ख्वारिज्म के शाह पर हमला कर दिया, और ख्वारिज्म का शाह पराजित होकर जान बचाकर भागा यूरोप। उसका पुत्र राजकुमार मांगवर्णी हिंदुस्तान भागा, जो मैंने आपको बताया है। लेकिन उस समय तक याल्दोज का काम तमाम करने के बाद इल्तुतमिश ने कुवाचा को तत्काल निशाना नहीं बनाया, क्योंकि देखा कि चंगेज खान बहुत एक्टिव हो गया है, और उस समय अगर हम सेना सजाकर उत्तर पश्चिम में ज्यादा आवाजाही करेंगे तो कहीं चंगेज खान का दृष्टि हमारी तरफ वक्र न हो जाए, तो उसने टाला। 1227, अच्छा, इधर मांगवर्णी आया तो उसको इसने शरण नहीं दी, लेकिन शरण इसने औपचारिक रूप में नहीं दी, लेकिन पंजाब के भूभाग को एक पार्ट वो जीत लिया, और जीतकर कुवाचा और मांगवर्णी के बीच अपना संघर्ष चलता रहा।
इधर 1227 में जब चंगेज खान का डेथ हो गया तब इल्तुतमिश फ्री हो गया और इल्तुतमिश ने तब 1228 में अभियान कर कुवाचा को पीछा किया, कुवाचा को सिंधु नदी में डुबाकर मार डाला। कुवाचा का भी काम तमाम हो गया। अब उसके सामने मंगोल आक्रमण की चुनौती थी, जो मैंने आपको बताया ही कि उसने कूटनीतिक योग्यता दिखाते हुए भारत पर आक्रमण को टाल दिया और उसमें इतिहासकार उसकी काफी प्रशंसा करते हैं। देखो, इल्तुतमिश के फेवर में तीन चीजें हो गई। एक, इल्तुतमिश के फेवर में इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का उसने जो सत्ता स्थापित किया, दिल्ली सल्तनत को उसने एक पृथक संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसके तीन कारण थे। एक कारण यह था कि इससे पहले जब तक गजनी था तब तक दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र संप्रभुता होना मुश्किल था, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी के समय से ही दिल्ली सल्तनत गजनी के अधीन रहा था। तो गजनी पर शासन करने वाला प्रत्येक शासक यही सोचता था कि हमारे हिंदुस्तान पर हमारा वैध दावा है। संयोग ऐसा हुआ कि यालदोज पराजित हो गया ख्वारिज्म के शाह के हाथों, तो यालदोज के जाने के बाद यह दावा स्वयं समाप्त हो गया। और फिर जो ख्वारिज्म का शाह आया तो उसी के रास्ते में भी एक समस्या थी, जो कि राजकुमार मांगवर्णी हिंदुस्तान की तरफ क्यों भागा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि गजनी के अधीन तो हिंदुस्तान रहा है, तो जो गजनी गमाता था हिंदुस्तान की तरफ दौड़ जाता था। संयोग ऐसा हुआ कि चंगेज खान ने ख्वारिज्म के शाह का भी काम तमाम कर दिया, तो अब तो इल्तुतमिश का वो कांटा भी समाप्त हो गया। ये दो घटनाएं ऐसी हो गई। उसके बाद तीसरी घटना हो गई कि उसने बगदाद के खलीफा से पेशकश की इल्तुतमिश ने, और बगदाद के खलीफा ने उसको हिंदुस्तान के सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी। तो हिंदुस्तान पर उसकी वैध स्थिति अब स्थापित हो गई। इससे पहले मैंने बताया है कि चाहे मोहम्मद गोरी हो या कुतुबुद्दीन ऐबक हो, उन सब के पास इतना अवकाश नहीं मिला कि वो भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए काम कर सके। लेकिन इल्तुतमिश ने कई कदम उठाए और प्रशासनिक संगठन का काम उसी ने किया। सबसे पहले उसने एक नौकरशाही स्थापित करने की कोशिश की। बताया जाता है कि उसने अपने प्रतिभाशाली दासों में से 40 दासों को चुनकर, हालांकि उसको कहा जाता है अमीर चालीसा या तुर्क चहलगनी, परंतु तुर्क चहलगनी में 40 दास थे या नहीं थोड़ा विवादास्पद है, क्योंकि मिनहाजुस सिराज जो तबकाते नासिरी में इसका विवरण दिया है, उसने अपने विवरण में 25 दासों की ही जीवनी लिखी है। लेकिन उसका कहा जाता था तुर्की चहलगनी उसका नाम था, और वो तुर्की अमीर थे और तुर्की अमीरों को महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित किया गया। लेकिन हाँ, उसने साथ ही साथ कुछ ताजिक अमीरों को भी महत्वपूर्ण पद दिए थे, ताकि ताजिक अमीर और तुर्की अमीरों के बीच में एक प्रकार का संतुलन बना रहे। लेकिन फिर भी तुर्की अमीरों को उसने जो पद दिए, इसके कारण से तुर्की अमीर कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली बनकर स्थापित हो गए। परंतु इल्तुतमिश के काल में तो उनका विशेष महत्व है। इल्तुतमिश के काल में उनका विशेष महत्व होने का कारण यह है कि चूंकि इल्तुतमिश उनकी व्यक्तिगत वफादारी इल्तुतमिश के साथ थी और दिल्ली सल्तनत अभी आरंभिक विस्तार की स्थिति में था, तो अगर व्यक्तिगत वफादारी से जुड़े हुए अमीर इल्तुतमिश को मिल गए तो उसमें इल्तुतमिश की प्रगति काफी हुई। जो भी समस्या आनी है इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को आनी है। तो उसने इस तरह से पहले नौकरशाही की नींव डाली। अब उसने दूसरा काम किया कि उसको तीन चीजों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक होता है एकता व्यवस्था, दूसरा कहा जाता है सैन्य व्यवस्था, और तीसरा कहा जाता है मुद्रा व्यवस्था। एकता व्यवस्था में कहा जाता है कि उसने एकता का, देखो शाब्दिक अर्थ है भूमिखंड। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, एकता व्यवस्था में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, एकता व्यवस्था में यहां आपको नहीं बताऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा प्रशासन में। फिलहाल मैं उसका शाब्दिक अर्थ बता दूं। एकता का अर्थ होता है भूमिखंड, और सुल्तान के द्वारा अमीर को भूमिखंड दिया जाता था। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि उस भूमि राजस्व वसूल कर अपने प्रशासनिक और सैनिक खर्च को पूरा करें, और जो फवाजिल रकम बच जाती है, अतिरिक्त रकम बच जाती है, उसे केंद्रीय खजाने में जमा करें। यही उनसे अपेक्षा की जाती थी। तो मैं उसमें बताऊंगा कि उसका भी एक अलग स्टेटस था, और एकता प्रशासनिक केंद्रीयकरण में अपनी अहम भूमिका निभाता था। तो एक हो गई एकता व्यवस्था। सबसे पहला एकता हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी ने ही नसीरुद्दीन कुवाचा को दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर आगे इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य में बंगाल से लेकर लखनऊ तक विभिन्न क्षेत्रों को, जो दो आएगा, खालिसा और एकता। खालिसा है कि जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को खालिसा में रखा गया और वहां से आने वाले राजस्व को सीधे केंद्रीय खजाने में लाया गया। और एकता का मतलब है कि
प्रांतीय प्रशासन के बजाय बड़े बड़े भूमिखंड एकता के रूप में देकर विभिन्न अमीरों को आवंटित किया जाएगा। दूसरा, उसने सैन्य व्यवस्था को संगठित किया। बताया जाता है कि 2000 लगभग सिमसी सरदारों को, सिमसी कहते हैं इल्तुतमिश ने को, जो दो सम आएगा, खालिसा और एकता। खालिसा है कि जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को खालिसा में रखा गया और वहां से आने वाले राजस्व को सीधे केंद्रीय खजाने में लाया गया। और एकता का मतलब है कि प्रांतीय प्रशासन के बजाय बड़े बड़े भूमिखंड एकता के रूप में देकर विभिन्न अमीरों को आवंटित किया जाएगा। दूसरा, उसने सैन्य व्यवस्था को संगठित किया। बताया जाता है कि 2000 लगभग सिमसी सरदारों को, सिमसी कहते हैं इल्तुतमिश ने 2000 अमीरों को उसने गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में छोटी छोटी जागीरें भरण पोषण के लिए दी और बदले में उनसे अपेक्षा की कि वो राज्य को सैनिक सेवा प्रदान करें। तो इसलिए इल्तुतमिश को एक बात का श्रेय और भी दिया जाता है कि इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र के आर्थिक महत्व को समझा, क्योंकि इससे पहले तो वहां पर हिंदू स्थापित थे, तो हिंदुओं को गर्व तोड़ने के लिए कुछ मुसलमानों को बसाना जरूरी था। तो इस दिशा में पहला कदम उसने उठाया, क्योंकि अब तक तो जो हिंदू थे वो नगरों और कस्बों तक ही स्थापित थे, सॉरी मुस्लिम नगरों और कस्बों तक ही स्थापित थे। ग्रामीण क्षेत्र में तो केवल हिंदुओं की पहुंच थी और गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र हिंदुस्तान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, तो वहां पर कुछ मुसलमानों को बसाए जाने का ही मतलब था कि आगे चलकर वहां पर वो अपने आधार का विस्तार करेंगे। तो ये हुआ। और तीसरा देख तो मुद्रा व्यवस्था, क्योंकि अब आपको अगर व्यापार वाणिज्य का संचालन करना है तो मुद्रा व्यवस्था को संगठित करना पड़ेगा। तो इसी क्रम में उसने क्या किया कि एक मानक मुद्रा के रूप में विशुद्ध चांदी का मुद्रा टंका और तांबे का मुद्रा जीतल चलाया। तो मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को है। इसके अलावा उसने न्याय व्यवस्था को भी संगठित किया था। कहा जाता है कि उसने नगरों में अमीर दाद और काजी की, जो काजी होते थे वो धार्मिक मुकदमा देखते थे और अमीर दाद जो है वो धर्मनिरपेक्ष मुकदमा देखते थे, गैर धार्मिक। तो अमीर दाद और काजी की नियुक्ति कर न्याय व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने आरंभिक प्रशासन की नींव रखी। फिर आप देखते हो कि इल्तुतमिश ने नव स्थापित सल्तनत को एक नई राजधानी दिल्ली दी। इससे पहले राजधानी लाहौर थी, लेकिन राजधानी को दिल्ली लाया और संयोग से उसी समय मंगोल आक्रमण के कारण बड़ी संख्या में विद्वान और सूफी संत हिंदुस्तान में आए। तो दिल्ली इस्लामी संस्कृति का, इस्लामी जगत का सांस्कृतिक केंद्र धीरे धीरे बनने लगा और इसको बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जा सकता है। और फिर खलीफा से उसने शासन करने की सनद लेकर उसने सुल्तान के पद को औपचारिक रूप में स्थापित कर दिया। देखो, एक बार यूपीपीसीएस में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। उसमें 3 क्वेश्चन एक साथ जुड़े हुए थे, एक अगर कोई गलत करता तो दूसरा भी गलत हो जाता। जैसे एक स्टेटमेंट था कि इस्लाम की राजधानी से आए हुए आदेश पत्र तथा उपहार पाकर सुल्तान और उनके अमीर फूले नहीं समा रहे थे। लिखा गया नीचे कि यह कथन किस सुल्तान के विषय में कहा गया है। चॉइस ए में था इल्तुतमिश, चॉइस बी में था बलबन, चॉइस सी में था अलाउद्दीन खिलजी और डी में था फिरोज शाह तुगलक। तो बच्चों का दिमाग फिरोज शाह तुगलक की तरफ ज्यादा भागा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का धार्मिक थोड़ा सा रुझान था। दूसरा क्वेश्चन दिया था कि यह किस ग्रंथ में वर्णित है, और उसमें दिया था चॉइस नंबर ए तबकात ए नासिरी, चॉइस बी तबकात ए नासिरी, चॉइस बी बरनी की तारीख फिरोज शाही, सी शमसे सिराज अफीफ की तारीख फिरोज शाही, चॉइस नंबर डी अमीर खुसरो का तारीख अलाई। अब तीसरा क्वेश्चन दिया था कि इस्लाम की राजधानी से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। चॉइस ए दमिश्क, चॉइस बी बगदाद, चॉइस सी कैरो मतलब काहिरा, चॉइस डी कार्डोवा। अब इसमें एक क्वेश्चन कोई बच्चा गलत करता तो दूसरा भी गलत होता, तीसरा भी गलत होता। अगर वो इल्तुतमिश चुनता तो यहां तबकात नासिरी चुनता, अगर वहां वो फिरोज शाह तुगलक चुनता तो फिर वो तारीख बरनी का तारीख फिरोज शाही अथवा शमसे सिराज अफीफ का तारीख फिरोज शाही चुनता। अगर वो इस्लाम की राजधानी इल्तुतमिश चुनता तो बगदाद लिखता, और अगर वह
फिरोज शाह तुगलक चुनता तो काहिरा लिख चुनता। अधिकतर बच्चों ने क्या किया उसमें कि फिरोज शाह तुगलक चुन लिया और दूसरा चुन लिया तारीख फिरोज शाही, मतलब शमशेर सिराज अफीफ ने लिखा है। अरे एक्चुअली बर्नी 6 वर्ष ही फिरोज शाह तुगलक के काल में रहा था, तो मुख्य रूप से उसका काम शमशेर सिराज अफीफ ने किया है। तो उसने खैर तारीख फिरोज शाही चुना और इस्लाम की राजधानी से बगदाद चुन लिया। तो एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया उसका। तो हमने पूछा कि भाई तुमने तो बड़ी अच्छी बात की, तुमने कम से कम तीसरे क्वेश्चन को बचा लिया, 2 तो ऊपर गलत हो गया, तीसरे को बचा लिया। हम बोले तो इस्लाम की राजधानी में जब तुम सब कर ही रहे थे, फिरोज शाह तुगलक चुन रहे थे, ग्रंथ चुन रहे थे, तो फिर काहिरा क्यों नहीं पहुंच गए? तो बोला कि सर हमको पता ही नहीं था कि काहिरा राजधानी। तब हमको लगा कि कभी कभी सूचना न होने से क्वेश्चन करेक्ट होता है तो बड़ी खुशी होती है। कम ज्ञान है वो अच्छा है नहीं, क्योंकि ज्यादा ज्ञान होने पर कभी कभार क्वेश्चन गलत हो जाता है, खासकर प्रीलिम्स में। तो उसने एक औपचारिक रूप में शक्ति प्राप्त की। अब यहां से बच्चे हम लोग इल्तुतमिश में कुछ राइटिंग करेंगे, नीचे बेच दीजिए। आपको याद नहीं हो जाएगा, आप बुकलेट में थोड़ा सा पढ़ लेना, हम इसको पैटर्न में डाल देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, आपको क्या लगता है, आपको संस्थापक और संगठनकर्ता में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? वो तो दोनों नाम का अंतर ही बहुत क्लियर है। संस्थापक है जो स्थापित करता है, संगठन करता है जो उसको मजबूत बनाता है। दिल्ली सल्तनत, गौर करिए आप, दिल्ली सल्तनत आपसे पूछ दिया ना, तो इससे पहले तो दिल्ली है ही नहीं सल्तनत। तो इल्तुतमिश संगठन करता होने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। इससे पहले तो लाहौर सल्तनत था। यहां पर संस्थापक सब समस्या नहीं है, समस्या है दिल्ली। जब भी संस्थापक, अगर भारत में तुर्की शासन का संस्थापक कौन था, तो आप कभी इल्तुतमिश नहीं चुनेंगे, तब आपको मोहम्मद गोरी ही चुनना पड़ेगा। संस्थापक और संगठनकर्ता में अंतर होता है। आप दिल्ली में फंस गए, इसलिए आपको दिक्कत हो गई। दिल्ली को सल्तनत बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही है, उसने राजधानी दी थी उसको, है ना। या आपसे पूछा जाता है भारत का पहला सुल्तान आप किसे मानेंगे, तब फिर इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि उसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि नहीं, मोहम्मद गोरी रहा ही नहीं, तो औपचारिक रूप में स्वीकृति खलीफा की भी से मिली है, तो इल्तुतमिश हो जाएगा नेचुरली। लिखेंगे आप कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता क्यों माना जाता है। हेडिंग, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता क्यों माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता क्यों माना जाता है? माना जाता है, माना जाता है। आप डैश दीजिए, डैश देकर लिखिए डैश देकर लिखिए राजनीतिक, कि निम्नलिखित कारणों से, निम्नलिखित कारणों से, निम्नलिखित कारणों से, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, सैनिक विजय के माध्यम से, सैनिक विजय के माध्यम से सैनिक विजय के माध्यम से संगठन, 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 डैश दीजिएगा, लिखिए आराम शाह के कमजोर शासन के समय, आराम शाह के कमजोर शासन के समय, कमजोर शासन के समय कई क्षेत्र हाथ से निकल गए थे। कई क्षेत्र हाथ से निकल गए थे।
इल्तुतमिश ने उन्हें दोबारा प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने उन्हें दोबारा प्राप्त किया। यथा 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 डैश देकर लिखिए, चाहे यथा नहीं, जैसा इसी में बयाना बयाना जालौर, बयाना जालौर रणथंभौर, बयाना जालौर रणथंभौर, रणथंभौर, बयाना जालौर रणथंभौर, ग्वालियर आदि, ग्वालियर आदि आदि। अब पॉइंट 2 लिखिए, पॉइंट 2 लिखिएगा। हाँ हाँ, कि कूटनीतिक योग्यता का परिचय देते हुए, कूटनीतिक योग्यता का परिचय देते हुए, योग्यता का परिचय देते हुए नव स्थापित दिल्ली सल्तनत, नव स्थापित दिल्ली सल्तनत, नव स्थापित दिल्ली सल्तनत, सॉरी दिल्ली सल्तनत नहीं, सल्तनत केवल कर देना, दिल्ली काट देना। नव स्थापित सल्तनत की सुरक्षा, नव स्थापित सल्तनत की सुरक्षा, डैश देकर लिखिए, पॉइंट ए कर दीजिए, पॉइंट ए। हाँ, कि यालदोज, यालदोज और कुवाचा, यालदोज एवं कुवाचा, हाँ, कुवाचा की चुनौतियों को का सामना करना, हाँ, की चुनौतियों का सामना किया, की चुनौतियों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया। हाँ, 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 हाँ। यालदोज ने हिंदुस्तान पर अपनी संप्रभुता का दावा किया था। यालदोज ने हिंदुस्तान पर अपनी संप्रभुता का दावा किया था। लिखे हाँ, आगे, हाँ, आगे 1217 में, 1217 में यालदोज को रास्ते से हटाकर उसने, हाँ, 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 गजनी के दावे को समाप्त कर दिया, गजनी के दावे को समाप्त कर दिया। उसी प्रकार चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात, उसी प्रकार चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात उसने कुवाचा को भी रास्ते से हटा दिया, उसने कुवाचा को भी रास्ते से हटा दिया, कुवाचा को भी रास्ते से हटा दिया, हटा दिया। पॉइंट नंबर बी में लिखिए, हाँ 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 हाँ, कि हाँ, चंगेज खान से पराजित होने के पश्चात जब ख्वारिज्म का राजकुमार मांगवर्णी ने
ख्वारिज्म के राजकुमार मांगबरनी नाम है उसका, मांगबरनी ने, मांगबरनी ने, तुम लोगों के पास एक बुकलेट है और इल्तुतमिश पढ़े होगे, तो मांगबरनी वहां मिला नहीं होगा आपको, तो फिर क्यों मांगबरनी में हलचल करते हो, क्या पढ़ाई करते हो आप लोग? इसीलिए तो एक बार बुकलेट पढ़ते हो आप, फिर मैं यहां पर नोट करवाता हूं, इसको आप लोग कॉपी वाले को बढ़िया से डाइजेस्ट कर लो। अब आपको समझ में कुछ दिनों के बाद आ जाएगा कि बच्चों के लिए एक्चुअल में पढ़ना कितना मुश्किल है। कोर्स कंप्लीट करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में बच्चे पढ़ते नहीं, इसलिए फेल करते हैं। अब तुमको बुकलेट है घर पर, तुमको इल्तुतमिश और रजिया मैंने पढ़ के आने के लिए कहा, तुमने इल्तुतमिश पढ़ा, कम से कम और तुमको कुछ याद न रहे, कम से कम 2-4 नाम तो यार ले आओ अपने साथ। मांगबरनी में हलचल मच जाती है, मांगबरनी क्या है, ये मतलब क्या पढ़ते हो? मैंने, हम अपने स्टूडेंट में पहली बार, देखो हम इस बात से कन्विंस नहीं कि हम पहली बार पढ़े, हमने पहली बार भी पढ़ा था तो इतना ध्यान देकर पढ़ते थे और इतना चैलेंज से पढ़ते थे कि हमको पता नहीं याद रहता था। हम लोगों ने तो कभी क्लास व्लास भी नहीं किया, कोचिंग फोचिंग, तो अब उसके बावजूद तुम, मतलब तुम लोग क्या पढ़ते हो यार? कभी कभी तुम्हारे दिमाग में घुसने का मन करता है, मतलब सब चीज बना बना पका पका है, तुम लोग पचा क्यों नहीं पाते हो भाई? क्या दिमाग है? उसको रगड़ो दिमाग को ठीक से पकड़ के। एक एक ये सब जो शब्द ऐसे पढ़ते हो तो शब्द को कलम से घेरो, ये नाम है, अरे इतना तो कम से कम कर लिया करो खुद से। राजकुमार मांगबरनी, हाँ क्या लिखा लाइन? हाँ, मांगबरनी को शरण देने से, हाँ, पूरा लाइन पूरा लाइन। राजकुमार मांगबरनी ने हिंदुस्तान में रहने की शरण मांगी, हिंदुस्तान में रहने की शरण मांगी, शरण मांगी तो उसने, उसने उसे शरण देने से इनकार कर, उसे शरण देने से इनकार कर, उसे शरण देने से इनकार कर, इनकार कर, न केवल चंगेज खान के आक्रमण से हिंदुस्तान की रक्षा की, न केवल चंगेज खान के आक्रमण से हिंदुस्तान की रक्षा की, बल्कि मध्य एशिया की राजनीति से भी हिंदुस्तान को पृथक कर लिया, मध्य एशिया की राजनीति से भी हिंदुस्तान को पृथक कर लिया। अब 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, फिर मिलता हूं। हिंदुस्तान की रक्षा की, बल्कि मध्य एशिया की राजनीति से भी हिंदुस्तान को पृथक कर लिया, मध्य एशिया की राजनीति से भी हिंदुस्तान को पृथक कर लिया। अब 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, फिर मिलता हूं। तो आपने क्या लिखा? बी में वो तो हो गया। अब आप नीचे ब्रेक देकर लिखिए। हाँ हाँ, नेक्स्ट वन, हाँ हाँ, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। हाँ 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 हाँ, महत्वाकांक्षी अमीरों पर नियंत्रण, महत्वाकांक्षी अमीरों पर नियंत्रण। डैश देकर लिखिए कि बंगाल के, बंगाल के महत्वाकांक्षी गवर्नर, बंगाल के महत्वाकांक्षी गवर्नर, गवर्नर गयासुद्दीन, गयासुद्दीन को दंडित कर,
गयासुद्दीन को दंडित कर तथा गयासुद्दीन को दंडित कर तथा बंगाल पर पुनः कब्जा कर हाँ, उसने यह संदेश दिया कि ताज की मर्यादा का उल्लंघन उसे मंजूर नहीं होगा। ताज की मर्यादा का उल्लंघन उसे मंजूर नहीं होगा। नेक्स्ट वन लिखिएगा, प्रशासनिक पुनर्गठन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रशासनिक पुनर्गठन। ध्यान देकर लिखिएगा कि मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रशासनिक पुनर्गठन मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्की राज्य की स्थापना की थी। परंतु उसके संगठन का अवसर उन्हें नहीं मिला था। यह अधिभार इल्तुतमिश के सिर आ गिरा। अब लिखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। डैश देकर पॉइंट ए लिखिए। कि उसने तुर्क ए चहलगनी की स्थापना कर आरंभिक नौकरशाही की नींव रखी तथा वफादार अमीरों की सहायता से सल्तनत की सत्ता का विस्तार किया। पॉइंट नंबर बी, इल्तुतमिश को इक्ता व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, इल्तुतमिश को इक्ता व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था एवं ठीक है, यही है, इक्ता व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था एवं सैन्य व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। पॉइंट नंबर सी,
हाँ, उसने उसने हाँ उसने हाँ हाँ देखिए, हाँ, न्याय व्यवस्था को भी संगठित किया तथा नगरों में न्याय व्यवस्था को भी संगठित किया तथा नगरों में न्याय के लिए काजी एवं अमीर ए दाद नामक अधिकारी, काजी एवं अमीर ए दाद नामक अधिकारी की नियुक्ति की नियुक्ति की। पॉइंट सी हुआ डी। हाँ हाँ, अब डी लिखिए,